Welcome to this lecture on work, energy and power. In this lecture, we'll try to talk about the concept of mechanical energy. Our previous knowledge is कि जब हम वर्क की बात करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं तो वर्क को हम डिफाइन करते हैं एज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स या डी एस. एस भी आप यूज कर सकते हो एज ए सिंबल, डी एक्स भी यूज कर सकते हो. तो लेट्स यूज द सिंबल डी एस वेयर डी एस रिप्रेजेंट्स displacement and f is force. This can also be expressed like this कि if we have f ds cos theta, here theta is the angle between direction of force and displacement, or we are giving two limits, lower limit and upper limit, which represent the limits given to displacement. अब इस वर्क के साथ जो एसोसिएटेड एक बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड क्वांटिटी है वो है एनर्जी. और एनर्जी हमारे आसपास जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें एनर्जी कई शक्लों में एग्जिस्ट करती है. वी हैव मैकेनिकल एनर्जी, वी हैव साउंड एनर्जी, वी हैव लाइट एनर्जी, वी हैव हीट एनर्जी, वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी हैव मैग्नेटिक एनर्जी, वी हैव न्यूक्लियर एनर्जी and so on. So these forms of energy are abundant and we right now take up the mechanical energy first कि mechanical energy किस forms में further exist करती है. Mechanical is coming from word matter. जो भी energy हम matter के साथ associate करते हैं उसे हम कहेंगे mechanical energy. एक पत्थर आपने लिया, उसको हाथ से फेंका, you have given a velocity to a certain mass, इट इज मैकेनिकल एनर्जी. आपने एक पत्थर को उठाया, ऑब्जेक्ट को उठाया, एक हाइट पर लेके छोड़ दिया, यू हैव गिवन इट ए न्यू पोजीशन वेयर इट्स एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, वर्क हैज बीन डन ऑन इट, इट हैज स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी. सो अकॉर्डिंगली जो मैकेनिकल एनर्जी है वी कैटेगराइज इट इनटू टू पार्ट्स. वन इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. तो लेट्स टेक अप द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट. और काइनेटिक एनर्जी हम डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है मास m का और ये इनिशियली स्टेट ऑफ रेस्ट में, सो इट इज इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. इसको हमने मोशन में लाया. मोशन में लाने के लिए हमने सहारा लिया एक फोर्स का, जो फोर्स ना ही मैग्नीट्यूड को चेंज करता है और ना ही डायरेक्शन को चेंज करता है. और जो ये फोर्स है जिसको हम एक कांस्टेंट फोर्स मानते हैं, इट हैज बीन एबल टू ब्रिंग द वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू सम वैल्यू. वेलोसिटी इज v हियर. तो इसी ऑब्जेक्ट का जो यहां पर वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज v. यहां इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0. अब अगर हम एक कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो f है विच इज इक्वल टू m इंटू a, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस तरह की मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. सो वी हैव यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमारे पास एक रिलेशन देता है इन दो वेलोसिटीज के बीच में, v और u. u मींस द इनिशियल वेलोसिटी और v मींस द फाइनल वेलोसिटी. वो रिलेशन ये है दैट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो मैं ये कह सकता हूं दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. s इज नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज s. और रिमेंबर कि जो ये पाथ है, इस पाथ के दौरान जो फोर्स था दैट वाज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मैं कहूं कि व्हाट वाज वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन बाय फोर्स F, बाय फोर्स F. ये फोर्स F एक एक्सटर्नल एजेंट ने अप्लाई किया एंड योर आंसर टू दिस इज इट वुड बी F इंटू S इंटू कॉस थीटा, बिकॉज इट इज सिंपली इक्वल टू F डॉट S that I am writing as F into S into cos theta, which makes it Fs. Because theta is equal to 0 degree here, the force is moving in the direction of displacement. Theta is equal to 0 degree. Since theta is equal to 0 degree, this work done becomes F into S.
अब ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में आपने देखा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस, तो मैं इसको यहां पर यूज कर सकता हूं कि सिंस वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू एस, और यहां आप देख सकते हैं कि जो s की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2a, सो वर्क डन विच इज इक्वल टू f इंटू एस, एंड आई एम राइटिंग फ्रॉम हियर s is equal to v square divided by 2a, so we get it as f into v square divided by 2a. 2a is the acceleration और v is its final velocity. f की वैल्यू है m into a, so that is m into a into v square by 2a. a and a gets cancelled. This result comes out to be 1 by 2 mv square. We have very simply come up with an idea कि जो ये वर्क हुआ, जो वर्क एक्सटर्नल फोर्स ने किया इस ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी 0 से v तक पहुंचाने में, that work has been conserved or that work has been stored in this object in the form of a kinetic energy, and that kinetic energy is called 1 by 2 mv square. So I can say in this case that this work done is stored in the form of kinetic energy by this object, and that kinetic energy is 1 by 2 mv square. और kinetic energy की भी एक definition अब हमारे पास आ गई. Kinetic energy हम उसको कहेंगे, kinetic energy is that energy which is possessed by an object by virtue of its motion. आप देख रहे हैं कि अगर velocity की वैल्यू 0 हो जाए, that means अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, its kinetic energy becomes 0. So in that sense, the energy which is of mechanical type and is stored in an object by virtue of its motion or velocity is called as kinetic energy. We may have another way of doing this job, क्योंकि यहां हमने एक constant force की बात की. So let's further extend this into some slightly better mathematical way. तो मैं इसी प्रोसेस को अब यहीं से चेंज करूंगा. आई विल स्टार्ट लाइक दिस. इमेजिन अगेन कि जब हम वर्क की बात करते हैं, वी से दैट वर्क डन बाय ए बॉडी और वर्क डन बाय ए फोर्स. अब जो हम फोर्स की बात करते हैं और एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, वी विल लेटर ऑन समहाउ इंट्रोड्यूस एन आइडिया कि कई बार हम दो वर्क्स को, एक को पॉजिटिव मान सकते हैं, एक को नेगेटिव मान सकते हैं. दैट विल ऑल्सो कम. सो इन दिस केस लेट मी से कि जब मैं ये कहता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, और इफ आई से दैट दिस वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा, ऐसे जैसे हम अभी इस मास की बात कर रहे थे, वेयर द फोर्स वाज ट्राइंग टू डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट सच दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and direction of displacement are same. So in that sense, what would be value of theta? Theta would be 0. Think कि ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से मोशन स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक चलता रहा. ए एंड बी वी कैन लेटर ऑन डिसाइड कि क्या वैल्यू होगी ए और बी पर किसी पैरामीटर की. सो दिस इज ए टू बी, एंड थीटा बिकमिंग इक्वल टू 0 डिग्री, द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. वी हैव एफ डी एस cos 0 degree is 1 between the limits a and b. We can also write f as, if you remember, f can be written as mass into acceleration. तो मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं, I am writing it as m into dv by dt. Remember that this is mass into acceleration. Acceleration is dv by dt multiplied by ds, and we set the limits a and b. This result further becomes कि अगर मैं ये dt ds के नीचे डिवाइड कर दूं, so I'll have something like this: integration between the limits a to b m into dv multiplied by ds by dt. So we have further, आपको याद होगा कि जो ds by dt है that is equal to the velocity, तो ये बन जाएगा integration a to b of m dv multiplied by v. v now is velocity. So this can be further written as, अगर mass m को हम इंटीग्रल से बाहर निकाल दें, obviously mass m of the body is a constant, it's not changing, तो ये रिजल्ट ऐसे हो जाएगा that w becomes equal to integration a to b of
m मैं बाहर रिमूव कर रहा हूं, so this becomes v dv. So w becomes further equal to m into, you understand, integration of x with respect x is equal to x square by 2. So integration of x with respect x is equal to x raised power 1 plus 1, यहाँ power 1 है, divided by 1 plus 1, that is x square by 2. So this becomes integration of v with respect to v, that is v square by 2 between the limits, we have the limits b and a. So that way w work done becomes 1 by 2 into m into v b square minus v a square. ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से कि we have now work done by the force F is appearing again as a product of 1 by 2 mass of the body and change in velocity. मगर जो change in velocity है that has been squared. So we have the result कि work done becomes equal to work done. So work done is equal to 1 by 2 into m vb square minus 1 by 2 into m into va square. अगर मैं इस तरह से कहूं कि we have a value of va is velocity of the body here, जब इसने motion start किया था, let me put that value va, let va is equal to u and vb is equal to v. तो u हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी को, v कहेंगे फाइनल वेलोसिटी को. I obtain the answer that work done is equal to 1 by 2 mv square minus 1 by 2 mu square. अब देखिए ये जो रिजल्ट है that work has appeared in the form of a term, ये डायमेंशनली वही वर्क होगा या वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो वर्क का होता है. इसका यूनिट जूल होगा, इसका भी यूनिट जूल है. This is called as the kinetic energy and I call this as the kinetic energy final. Final means कि जब हम टर्मिनल पॉइंट लेते हैं जहां पर हमारी मोशन एंड होती है से पॉइंट बी, और उसको हम कहेंगे फाइनल पॉइंट. एंड दिस वन बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो होगा जहां से मोशन स्टार्ट हुई थी. सो आई हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. द रिजल्ट सेज कि दिस वर्क डन on the body has led to a change in its kinetic energy. फिजिक्स में हम वर्क एनर्जी थ्योरम इसके लिए टर्म यूज करते हैं. सो वर्क एनर्जी थ्योरम का ये स्टेटमेंट है that if we think of a body being moved under the action of the forces, then the total work done by forces on the body is equal to change in its kinetic energy. This statement which I have read out is called as work energy theorem. तो work energy theorem एक रिजल्ट जो हमने अभी ऑब्टेन किया कुछ इस तरह से बनता है कि work done is equal to change in kinetic energy. और मैथमेटिकली हमने लिखा that W which is work done is 1 by 2 m v square minus 1 by 2 m u square. 1 by 2 m v square and 1 by 2 m u square are two kinetic energies. One of them is initial kinetic energy and the other is final kinetic energy. This change in kinetic energy is equal to work done. अब ये रिजल्ट जो है इस रिजल्ट को हम प्रीवियस वाले केस के साथ भी मिला सकते हैं. How? If I say that initially the body was at rest, so that इसकी जो initial velocity थी, that initial velocity was equal to 0, then we have started from the state of rest and now we see some object has acquired a motion, has acquired a certain velocity v, then the work done becomes equal to 1 by 2 m v square. That's what we did in the previous case, that we started with a body which was initially at rest and applied a force on it such that the force performed a work on it, and side by side we see that that work done has been equal to the change in its kinetic energy. So since it was initially at rest, इसकी जो initial kinetic energy थी वो 0 थी और final kinetic energy बनी 1 by 2 m v square.
सो इमेजिन कि जो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट देखते हैं रियल वर्ल्ड में, दैट ऑब्जेक्ट व्हेन यू फाइंड इन मोशन, सो सम वर्क हैज बीन प्रोबेबली डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट टू द करंट स्टेट ऑफ मोशन. और अगर ये इनिशियली स्टेट ऑफ रेस्ट पे था, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन यू कैन डिटरमाइन बाय यू दिस इक्वेशन, जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं. द स्टेटमेंट विच आई हैव मेड अबाउट द यूनिवर्स, बिकॉज हम देखते हैं कि द मटेरियल और द पीसेस ऑफ मैटर इन दिस यूनिवर्स, चाहे गैलेक्सी है, एक कॉन्स्टलेशन है, एक स्टार है, एक प्लैनेट है, दे हैव एक्वायर्ड सम काइंड ऑफ मोशन, some kind of say change of velocity. So maybe they were probably worked upon by some agency to bring them to the current state. So that way you have understood in this discussion so far that energy can be of many types. We can have sound, we can have light, we can have heat, we can have electromagnetic energy, we can have nuclear energy, and so on. Then one among the types is mechanical energy. Mechanical energy consists of two types. The work done on an object which possesses matter, which possesses mass, has appeared in the form of work energy theorem as the change in kinetic energy. And then we have the expression for kinetic energy 1 by 2 mv square. Now sometimes we prefer to express kinetic energy directly in terms of momentum of a body. ये बड़ा useful रहता है ये expression. So whenever I write kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square, I can always think of multiplying by m and dividing by m. This becomes 1 by 2 into m square v square divided by m. Now this is 1 by 2 into, this is mv, mv is momentum of the body, so mv whole square divided by m. This becomes 1 by 2 into p square by m. So P is linear momentum of the body. So one of the ways of expressing kinetic energy is P square divided by 2m. है तो ये वही इक्वेशन जो हमने पहले लिखा था, मगर sometimes it becomes a useful notation to express an equation where we can directly convert kinetic energy into linear momentum of the body, or from linear momentum and knowing the mass of the body, you can find its kinetic energy. Some exercise will follow in the numerical problems on this relation. Now let you watch this relation again. इस relation को हमने use किया इस तरह से कि अगर हमने एक object लिया mass m का, it was dragged from state of rest, that is u, जहाँ पर 0 था इसका, we dragged it by applying a force F, और इसने acquire की एक velocity v, जो इसकी final velocity बनी. और हमने देखा कि अगर ये फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, अगर ये कांस्टेंट फोर्स है, और इस कांस्टेंट फोर्स को हम लिख सकते हैं m इंटू ए, देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एस ए इंटू एस. यहाँ अगर मैं दोनों साइड्स में m से मल्टीप्लाई कर दूं, सो आई मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड विद m, आई मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड विद m, आई हैव m इंटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं m इंटू ए इंटू एस. नाउ व्हाट इज m इंटू ए? m इंटू इज नथिंग, इट इज एक्चुअली द फोर्स. तो दो चीजें मैं इसमें फिर से कर रहा हूं पुट, दैट इफ वी हैड द बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, सो u इज इक्वल टू 0, देन m इंटू v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बिकम्स 2 इंटू, ये आप देख रहे हैं f इंटू एस बन सकता है. यस, so this can be written as F into S. Assuming कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, that way the value of theta is 0 degree, W which is F into S into cos theta, theta is equal to 0 degree, so W becomes equal to F into S. Then this F into S can be written as W, और on the left hand side you will see ये बन जाएगा, इस 2 को मैंने शिफ्ट कर दिया to the left hand side, 1 by 2 mv square is equal to, ये बन जाएगा fs is the work done. तो ये रिजल्ट हमने अभी ऑब्टेन किया, मगर इस रिजल्ट में मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाला हूं. द ट्विस्ट इज लाइक दिस कि इमेजिन कि ये मेरे पास एक बॉडी है अब जो वेलोसिटी v एक्वायर कर चुकी है, तो ये एक वेलोसिटी v से मूव आगे कर रही है, आगे की तरफ. सो दिस द वेलोसिटी v व्हिच बॉडी हैज एक्वायर्ड.
How did it acquire it? A force earlier acted on it, that was F, and dragged it from a certain initial state to this final state. Imagine कि अगर ये आपकी गाड़ी है तो आपने इनिशियली इंजन में पेट्रोल जलाया, उसने वर्क किया, हीट प्रोड्यूस किया, हीट को आपने वर्क में कन्वर्ट किया, वर्क आपने व्हील को दिया और उस व्हील ने उसको ड्रैग करके एक वेलोसिटी v पर पहुंचा दी. Now imagine that we have a body moving at velocity v and जो फोर्स था उस फोर्स को जिसने इसको एक खास वेलोसिटी एक्वायर करके दी, उस फोर्स को आपने खत्म कर दिया और उसके बदले में आपने एक अपोजिंग फोर्स यहां ले आया आपने. दिस अपोजिंग फोर्स कुड बी इमेजिन्ड to be in friction in our day-to-day case. Now what is this friction doing? Is this friction doing a positive work or a negative work? Answer here is it is doing a negative work. So if you review the previous concepts of work, क्योंकि वर्क के concepts एनर्जी में बहुत ही जरूरी है, you will see कि displacement हो रहा है राइट की तरफ और फोर्स एक्ट कर रहा है, एक अपोजिंग डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा है. So the force is acting in this direction. That way the angle between this force and displacement is 180 degree. Once the force becomes at an angle of 180 degree with respect to displacement, F into S into cos 180 degree becomes minus Fs. This is now negative work. Can we obtain this negative work from the expression? The expression again is V square minus U square is equal to 2AS. तो इमेजिन कि जो अब हमारे पास ये वेलोसिटी v है, इस अपने यहां से अब मोशन स्टार्ट किया, यहां से ये है वेलोसिटी v, ये इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, दैट फाइनल वेलोसिटी हैज टू बी ब्रॉट टू जीरो. हाउ कैन वी ब्रिंग दिस फाइनल वेलोसिटी टू जीरो? बिकॉज जो इसमें अब काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, आस्ता आस्ता वो काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी. सो द टर्म हियर वी यूज इज डिसिपेशन. डिसिपेशन इज कि जो काइनेटिक एनर्जी इसमें स्टोर है वो अब आस्ता आस्ता फ्रिक्शन किल करता रहेगा. फ्रिक्शन विल टेक इट अवे. तो व्हाट विल हैपन इफ आई पुट v, that is the final velocity equal to 0, that means the object is coming to rest after some time. And with what initial velocity it was traveling? It was traveling with the initial velocity equal to v. तो मैं इस इक्वेशन में दो चीजें कर रहा हूं. जीरो स्क्वायर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो इसके बाद आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. So I put its final velocity equal to 0 minus u square is equal to 2as. आप याद रखें कि जो ये v है, अब अगर इसकी वैल्यू है सपोज 20 मीटर पर सेकंड, you will take it as the value of u. माइनस साइन को वही रहने दें. If I further multiply the equation on both sides by m, so I get minus mu square is equal to m into a into 2 into s. If I call it like this, कि I have minus 1 by 2 mu square is equal to m into a of f हो जाएगा, so it is f into s. ये 1 by 2 मैंने शिफ्ट कर दिया. Let me shift this minus sign to the right hand side, so I get minus or 1 by 2 mu square is equal to minus fs. What does this equation tell? This equation tells कि जो इसमें वो काइनेटिक एनर्जी इस स्टेट पर मौजूद थी, वो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव वर्क की वजह से आस्ता आस्ता खत्म हो रही है. So there is a possibility that we can bring this vehicle to rest if that negative work or if the frictional force acts on it and kills the motion, and that motion will be again transformed into something like heat or some other form of energy जो हम recover नहीं कर पा रहे हैं, and that is also a possibility. तो इस तरह की सिचुएशंस भी कई बार आप देखोगे. ये नेगेटिव वर्क जो है, दैट नेगेटिव वर्क डन is giving us an idea कि इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी, इस सिस्टम में कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, एंड दैट इज टू वेज ऑफ डिटरमाइनिंग काइनेटिक एनर्जी. पहला तरीका काइनेटिक एनर्जी निकालने का यह है, वी कैलकुलेट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स विच वॉज एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड फाइंड आउट कि इस ऑब्जेक्ट को एक स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लाने में उसने कितना वर्क किया, दैट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. या अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी, वी डू नेगेटिव वर्क ऑन इट एंड फाइंड आउट कि ये कितने डिस्टेंस तक चलेगा बाय डूइंग ए नेगेटिव वर्क. उससे भी आपको अंदाजा लग सकता है कि हमारे पास जो
इसमें काइनेटिक एनर्जी थी वो कितनी थी। तो यहां आप कैसे इस काइनेटिक एनर्जी का अंदाजा लगाओगे? यू विल कैलकुलेट कि जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा सरफेस पर, ये फ्रिक्शन की प्रेजेंस में चलता जा रहा है, वी विल कैलकुलेट कितनी देर तक चलता रहेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो मान लो इसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, मान लो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था इस पर दैट वाज इक्वल टू 5 न्यूटन। सो यू हैव फाउंड दैट द काइनेटिक एनर्जी इट पोजेस्ड इज 50 न्यूटन मीटर और 50 जूल। सो आइडिया टू टेल यू इज कि काइनेटिक एनर्जी हम इन दो तरीकों से प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ऑब्टेन कर सकते हैं। Either you bring the body from state of rest to that motion, or you start from the state of motion and bring it to rest under the action of a negative work or a force which will be acting opposite to displacement. This will become something very important for problem solving as well. Now we take up another form of mechanical energy that's called as potential energy. Potential energy की definition ये है that potential energy is the mechanical energy possessed by a body by virtue of its position. Now, position can also be sometimes given the name configuration. तो मेरे पास एक स्ट्रेट रॉड है, मैंने उसको जैसे हम एक तीर कमान के बो को बेंड करते हैं, we have changed its configuration. It comes to possess a potential energy. मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था ग्राउंड पर रखा हुआ, इसको मैंने रेज कर दिया, एक हाइट पर पहुंचा दिया, I have changed its position, it comes to possess potential energy. In this type of situation, it is not necessary कि ऑब्जेक्ट के पास एक velocity हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी में हुआ। So we again come to the definition कि अगर वर्क हम निकालते हैं as the dot product of F and ds, in this case, in the case of calculating potential energy, we do the same integration. We use the same formula, और इस फॉर्मूला में हम दो लिमिट सेट करेंगे। लेट मी कॉल दिस एज S0 एंड आई हैव S. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को पोजीशन S0 से उठा के, जहां पर उसकी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो थी, इसको हम अब एक रेफरेंस लेवल कहेंगे। तो जब मैंने इस पेन को यहां से उठाया फ्रॉम ए सरफेस, सो आई हैव ए सरफेस which I call as reference surface. यहाँ एक ऑब्जेक्ट था. With this reference surface, when I raise this object to a height h, with respect to this, it has come to possess a potential energy. तो ये जो वैल्यू है इसकी, the position here, this will be S0 and this will be S. S0 to S. So the moment I set up this type of integral, we are calculating potential energy of the system or of the body. A very peculiar and typical example would be a spring which is used to be attached to a mass, और इस मास को हम मूव करने की बात करते हैं। Now the moment I talk about F dot ds here, ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम दो तरह से चूज कर सकते हैं। या तो मैं ये कहूं कि ये जो फोर्स है ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे इस स्प्रिंग पर बाहर से एक ह्यूमन हैंड एक्ट कर रहा है और इसको खींच रहा है। सो दिस ह्यूमन हैंड विल बिकम द एक्सटर्नल एजेंसी। या आई हैव द फोर्स which is existing in this spring and is trying to stretch the mass back. ऐसा भी हो सकता है। Say this is earth और ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है near the surface of earth. Either I talk about this force which is force of gravitation between the earth and mass m, or an external agent holds this object in his hand and uses the force to oppose this and allows it to move. ये दो बड़ी peculiar situations बनने वाली हैं। And remember कि जब हम इस फोर्स में, जिसको मैं कह सकता हूं कि this is actually the gravitational force और this is the external force, जब मैं इन दो में रिलेशन बनाऊं, there is a very important compulsion here. कंपल्शन ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने की इजाजत देते हैं, we should not find that the object has an increase in its velocity, which means that object should not get accelerated. क्योंकि जब ऑब्जेक्ट में increase in velocity हो जाती है, you remember previous case कि इसमें एक काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्टेंस में आ जाती है,
दैट मीन्स जो मैकेनिकल एनर्जी या जो वर्क इस पर हुआ, दैट वर्क हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी. We want to prevent that there should be no existence of kinetic energy. There should be only potential energy, because they can otherwise become two very important partners to share the mechanical energy. We want to kill one of the partners. That means हम kinetic energy को अपना share नहीं दे रहे हैं, so obviously the whole share will go to potential energy. So in those situations जहां आप potential energy के calculation की बात करते हैं, take care of this aspect. और जैसे यहां दिखाई दे रहा है, the relation which will relate this gravitational force and external force will be like this, that F external is equal to say minus F gravitational, or F gravitational is equal to minus F external. Accordingly, अगर हम यहां replacement करें, I could have written it like this. I have S0 to S, F external की जगह अगर मैं यहां एक minus F लिख दूं, that minus F indicates कि we have now brought this force जो इन ऑब्जेक्ट्स को आपस में मूव कर रहा है, डॉट ds. The result obtained will be same, because ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट हैं. They are equal in magnitude, opposite in direction. So you are not going to lose anything on the value of the integral. हाँ, this minus sign will appear, which may lead to the idea of positive work and the idea of negative work. Right now, इस एग्जाम्पल को हम इलेबोरेटली डेराइव कर लेते हैं. ये एग्जाम्पल है हमारे पास. तो मैंने एक स्प्रिंग के साथ एक मास को मान लीजिए अटैच किया हुआ, और ये जो पोजीशन है, पोजीशन O, इस पोजीशन O पर हमने जब स्प्रिंग को मास के साथ अटैच कर लिया, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मीन पोजीशन और द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ दिस स्प्रिंग. दैट वे ना तो इसको स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रहा है, ना दूर फेंक रहा है. सो ये एक मीन पोजीशन है. इस मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में अब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लेके इसको खींचना शुरू कर दिया. द मोमेंट यू स्टार्ट पुलिंग इट, काइंड ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स comes into existence, जो स्प्रिंग इसको वापस अपनी तरफ खींचता है, and that restoring force is given by F equal to minus kx. What is this minus sign here? ये minus sign वैसी एक चॉइस है जैसे हमने अभी यहां पर बात की थी. So this minus sign indicates an opposition कि जो एक्सटर्नल फोर्स है इस स्प्रिंग के मास को मीन पोजीशन से राइट की तरफ ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है. देयर इज एन अपोजिंग फोर्स विच इज नॉट परमिटिंग दैट टू हैपन, एंड दिस अपोजिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स द मोर यू डिस्प्लेस द स्प्रिंग और मोर यू डिस्प्लेस द मास and stretch the spring, stronger this force is going to be. How will you calculate work? Very simple. Now I'll use this formula for calculating work. I have work done equal to F, I'll call it as ds, and I have integration of F ds, which will be F, I have ds, I have cos theta, and I put the values. जैसे मैंने कहा कि अगर हमने स्टार्ट किया पोजीशन O से और इस ऑब्जेक्ट को हमने एक डिस्टेंस x के थ्रू डिस्प्लेस किया, सो दिस इज इट्स न्यू पोजीशन. आई विल पुट द अपर लिमिट एज x. अब यहां पर आपकी चॉइस है कि विल यू कंसिडर द एक्सटर्नल वन और विल यू कंसिडर इट्स नेगेटिव. दैट्स योर चॉइस. आंसर विल रिमेन सेम. I choose the external one, so I do it like this. I have W equal to integration of F ds. Theta is now in this case जो force है, अगर वो force दाएं की तरफ एक्ट कर रहा है and the spring is in the same direction, so this theta can be either 0 degree or 180 degree. आप किस फोर्स को चूज करते हैं, क्या आप इसको चूज करते हैं, इसको चूज करते हैं, दिस विल बी द ओनली टू वैल्यूज थीटा कैन टेक. तो हम साइन कन्वेंशन एक भी बाद में ला सकते हैं जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि विच वन इज टू बी टेकन एज पॉजिटिव वर्क, which one is to be taken as negative work. But right now, to make this very simple, I have the value of F which I take as kx. I have dropped the minus sign and I attribute that minus sign to cos. I am taking theta equal to 180 degree, so that cos 180 degree is minus 1. This minus into minus has become plus. और यहां पर अब जो ds मैं लिख रहा हूं, this ds I replace by dx, क्योंकि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल मैंने x बना दिया. सो दैट वे अकॉर्डिंगली अगर आप यहां भी वो चेंज चाहते हो, यू कैन कॉल दिस एज dx फॉर दैट पर्पस. सो दिस विल बी dx. अदरवाइज को आपको s बनाना पड़ेगा. सो आई हैव dx हियर.
और लिमिट्स आर 0 to x। अब तो ये बड़ा सिंपल ऑपरेशन है कि w becomes equal to k is a constant integration of x with respect to x between the limits 0 to x, so this becomes k into x square by 2 or it is 1 by 2 k x square। यहां आप देखें कि मैंने क्या किया, मैंने x square by 2 तो लिया, x square by 2 इंटीग्रल की वैल्यू है, so if I give the limits to this तो इसके लिमिट्स होंगे x और 0। जब आप अपर लिमिट दोगे तो ये x square by 2 होगा, जब आप लोअर लिमिट दोगे तो ये 0 square by 2 होगा, so your final answer will be kx square। and finally ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला, this expression has followed the whole protocol, जो प्रोटोकॉल हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए यूज करना है, एंड आई कॉल दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन है, as the energy stored in the system in the form of potential energy given by 1 by 2 k x square। जो ये क्वांटिटी k है ये स्प्रिंग की स्टिफनेस के ऊपर बेस्ड है, या इसकी वैल्यू स्प्रिंग की स्टिफनेस पर बेस्ड है। दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, सो k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग। Stronger the spring, we will have higher value of k, probably lighter the spring, जिसको खींचना और दबाना आसान है, the smaller value k will have। तो k की भी एक डेफिनेशन बन सकती है इस इक्वेशन में से, k is equal to f by x, so it is called as the force acting per unit displacement। तो k जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, it can be defined as the force per unit displacement। मेरे पास एक स्प्रिंग x a है, उसको मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, ये 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच हो गया। मेरे पास दूसरा स्प्रिंग है, उसको मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच हुआ। सो दैट कैन गिव अस द रेशियो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड, we prefer to express displacement in meter and force in Newton can give you the value of k for a spring। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, आई हैव 2 ग्राफ्स टू शो हियर। पहला ग्राफ ये है कि जब मैं ऐसे एक फोर्स F इक्वल टू के एक्स, मैंने माइनस साइन को ड्रॉप किया, को रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज लाइक दिस कि यहां अगर फोर्स है, यहां अगर x है, सो दिस वुड बी द इक्वेशन F इज इक्वल टू के एक्स। और ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, वी आर स्ट्रेचिंग द बॉडी फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू x, ठीक है। सो दिस वे वी हैव एक्वायर्ड सम एरिया, और इस एरिया की अगर आप बात करेंगे, दिस एरिया विल बी इक्वल टू 1 by 2, ये एक राइट ट्राइंगल है, 1 by 2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय आल्टीट्यूड। देखिए ये जो आल्टीट्यूड है, दिस आल्टीट्यूड वुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स विच विल बी के एक्स। सो दिस विल बी 1 by 2 इंटू x, x is x minus 0, x minus 0। तो अगर ये x2 x1 होता, यहां x1 होता, then it will be x2 minus x1, so 1 by 2 into x into kx, so it comes out to be 1 by 2 kx square। और अगर मैं ये ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, that what is the variation of potential energy with respect to x, यहां आप देखते हैं कि ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। u is equation of a parabola passing through the origin with a positive coefficient here, so that it will be upward opening parabola। So these two graphs they depict our value। ये जो आप देख रहे हैं area 1 by 2 kx square बन गया। I can say it is area under the graph above the x-axis and between the ordinates x equal to x and x equal to 0, which is the usual interpretation of a definite integral। So in terms of the motion, there is no velocity here as such। Momentarily you are displacing the object without causing any change in the velocity in its acceleration। तो कई बार आप ये सोचेंगे कि अगर हमें acceleration cause नहीं करना है तो ये होगा कैसे। We use a term sometimes in physics, we call a process which occurs very very slowly as a quasi-static process। तो हमें इस प्रोसेस को infinitely slowly cause करना है, so that we are going to make a displacement without causing any acceleration, where the change of acceleration की जो presence है, that may lead to appearance of kinetic energy। इस कंसेप्ट को आप याद रखें, और जो मैंने इनिशियल प्रोटोकॉल बताया है किस तरह से हम एक जीरो
जीरो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन चूज करते हैं, उसके रेफरेंस में एक और पोजीशन लेते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट. We will apply this concept to some more situations. One of the situation would be gravitational field of Earth. So this was about the potential energy of a system. Thank you.